करने दो जो कर रहा है शर्मा जी का लड़का। आओ हम मिलके लगाते हैं एक और चैप्टर में एनसीईआरटी का तड़का। तो यस स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक ऑन आवर वंडरफुल चैनल शेड प्लस। आई एम योर मेंटोर अंकिता मैम एंड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th बॉटनी का पहला चैप्टर, which is a very scoring and a very important chapter with respect to boards also and with respect to NEET also. चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से कि टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। Those questions are very important with respect to your NEET examinations. थोड़ा सा एक्टिव रहो, थ्योरी यहाँ से पढ़ो और क्वेश्चंस को वहां से लगाओ। बाकी मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं यार, बोर्ड्स भी है, नीट भी है, क्या करें, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, है ना, सब कुछ। बहुत सारा परेशान हो गए, बोर्ड्स का एग्जाम है, नीट भी है ना, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही। आज ही एक बच्चा मुझसे बोलता है कि मैम सामने बोर्ड्स भी दिख रहा है, नीट भी दिख रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैं कैसे नीट करूंगा, नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, बट स्टिल। तो पहले तो अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आपने एनसीईआरटी खोल लिया, आपने पढ़ाई शुरू कर ली, एक बार सोच लिया है कि हमको करना है, तो प्लीज एंड प्लीज हैव दैट यू कैन डू दिस वाला एटीट्यूड। एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर कि यस आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड। देखो आधी रेस तो तुमने जीत ली, तुमने स्टार्ट कर दी चीजें। नाउ you was repeat in the front of mirror, yes I can do that, I can be that, I can do that. This can word is very very powerful. तो अपने अंदर लाओ उस चीज को। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो तो बोलो कि यार आई कैन डू दैट। इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, आई ऑल्सो कैन डू दैट। ये मत बोलो खुद से कि नहीं हो पाएगा, होगा यार, क्यों नहीं होगा। बच्चे ही तो एग्जाम क्रैक करते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। तो चलो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश चैप्टर के साथ। द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वी विल ट्राई टू वाइंड अप द चैप्टर इन 3 लेक्चर्स और इन 120 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करके खत्म कर दें। एज आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप लेक्चर को 1.5x पे देखोगे तो इससे भी कम टाइम में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम टाइम जिसमें हम एनसीईआरटी को फिनिश कर सकते हैं एंड वहां से फिर हम निकालेंगे बहुत सारा टाइम टू डू द कैलकुलेशन पार्ट। तो चलो हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, हमारा एग्जाम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फूल से शुरू करते हैं हम लोग। फ्लावर, अगर फ्लावर आता है दिमाग में तो फ्लावर से बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी होती है, अपना लव, अफेक्शन, ग्रीन, बहुत सारी चीजें हम फ्लावर्स को देके उसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो फ्लावर आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वैसे ही एनसीईआरटी भी स्टार्टिंग में लिखती है। आओ देखते हैं। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, मिस मत करना है इसको। देखो बेटा, अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें फ्लावर आता है, दैट मीन्स इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स नहीं आ सकते, ठीक। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, flowers are objects of aesthetic, ornamental, social and religious and cultural value। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम फूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो they have always been used as a symbol of for conveying important human feelings such as love, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग्स। बहुत सारी चीजें जिसमें हम यूज करते हैं। एक टिपिकल फ्लावर को एनसीईआरटी के पहले वाले फ्लावर को देखो, अगर जो चमक रहा है इसमें बहुत ज्यादा, कोशिश करो कि एनसीईआरटी लेके बैठो, उसमें देखो बहुत सारी चीजें दिख रही है बेटा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ओवरी दिख रही है हमें, सेपल्स, पेटल्स, बड़े बड़े पेटल्स, उसके बाद एंथर है, एंथर का फिलामेंट है, फिर स्टिग्मा है पिस्टल का, स्टाइल है पिस्टल का और ओवरी 3 पार्ट से है। ऐसे कुछ जनरल चीजें बनी हुई हैं, बट हम एंटर करते हैं अपने मेन टॉपिक में। तो मैंने आपको जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया ना, तभी उस समय बोला था
कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। सिमिलरली फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ऐसा होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, गैमीट कैसे बन रहा है ये पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफर पढ़ेंगे, मतलब पॉलिनेशन पढ़ेंगे, गैमीट को वहां ले जाना है ना जहां पे ट्रांसफर होने के बाद वो फर्टिलाइज करेगा। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन, जो कि फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नाम से जाना जाता है। फिर आएगा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमें एम्ब्रियो, सीड और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, देखते हैं क्या क्या है। Several hormones and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। अब यहाँ याद रखना कि हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है फ्लोरल प्राइमोडियम बनने में। वो छोटा सा बड, वो इनिशियल फेज ऑफ द फ्लावर जो बड जैसा होता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम हमारा। इन्फ्लोरेसेंस दिखता है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है which bear the floral buds and then the flowers. फिर दूसरा टॉपिक है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स, ये सारी चीजें। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अ टिपिकल स्टेमन, अगर हम स्टेमन की बात करें तो द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, एक लंबा सा स्लेंडर सा स्टॉक है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर, जो एंड का टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंथर। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फोटो। अगर हम फोटो में जल्दी से इसको समझ ले फिर पढ़े तो देखो ये है हमारा एक ये रहा एंथर और ये रहा इसका फिलामेंट वाला पार्ट। फिर अभी हम इसको और एलैबोरेट करेंगे, बट फिर से अगर हम एक बार इसको रीड करें तो एक टिपिकल स्टेमन, वो एक स्टेमन है जिसमें एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और एक टर्मिनल पार्ट है जिसको हम कहते हैं एंथर। ये है हमारा स्टेमन, ये एक स्टेमन है। और स्टेमन में क्या क्या है, एंथर, एक टर्मिनल पार्ट और नीचे फिलामेंट जिससे हम पकड़ते हैं। इससे तो मुझे एक ही चीज याद आती है, बचपन में थे हम लोग फिलामेंट को पकड़ के एंथर को ऐसे लड़ा के खेलते थे, और वो जो भी ऊपर जिसका हेड या एंथर वाला पार्ट टूट जाता था वो हार जाता था। आई होप आप लोगों ने भी खेला हो। अगर आपका बचपन अच्छा रहा होगा तो आपने खेला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड, देखो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा उसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल एंड। टर्मिनल पार्ट पे तो एंथर है, प्रॉक्सिमल पार्ट पे क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होता है। ये सब चीजें याद रखना, प्रॉक्सिमल टर्मिनल का बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम 4-5 फ्लावर अपने पास रखो और देखो कि फिलामेंट का जो लेंथ है बेटा वो सबका काफी डिफरेंट साइजेस के होंगे। किसी का एंथर बड़ा है, किसी का फिलामेंट बड़ा है, किसी का छोटा है। तो यही बात लिखी हुई है कि फिलामेंट का जो साइज होता है वो सिमिलर नहीं होता, अलग अलग होता है। तो याद रखेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। आगे अगर हम बात करते हैं और इसी को इलैबोरेटेड वेज में तो क्या है, चलो। A typical angiospermic या angiosperm anther is bilobe with each lobe having 2 theca that is their dithecus। अब देखो अगर इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ऐसे समझो कि इसको यहाँ से बीच से कट कर दिया गया है और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो टिपिकल हम अगर एक एंथर को देखें तो वो बाइलोब होता है, एक लोब ये और एक लोब ये, ऐसा समझो। उसमें से भी विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, थीका मतलब गड्ढा, जिसमें से एक गड्ढा ये, एक गड्ढा ये, इधर एक गड्ढा ये, एक गड्ढा ये। तो इसी को कहते हैं डाइथीकस। डाइथीकस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके हर एक लोब के पास क्या है, 2 गड्ढे हैं। ठीक है, 2 थीकास आर प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एज डाइथीकस। और बाइलोब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पूरे एंथर में 2 लोब्स होते हैं, उन 2 लोब्स में 2-2 थीकास हैं, याद रखना। ठीक है, ऑफन a longitudinal grooves run lengthwise separating the theca। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है अंदर की तरफ, देखो दिख भी रहा है इसमें, जो थीकास को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, तभी हम कह पाते हैं कि वो 2 है। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। अगर हम transverse section में देखें तो वो थोड़ा और डिफरेंट दिखता है, ये transverse section ही है। The anther is a 4-sided structure consisting of 4 microsporangia
लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, हम फिर से अच्छे से देखते हैं। एनसीईआरटी देखना अपने सामने सब लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 4 लोब्स दिखते हैं बेटा, 4 ऐसे गड्ढे दिखते हैं, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। यहीं पे बनेगा माइक्रोस्पोर, ठीक। हमारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो डेवलप करेंगे किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। यस, जब तक उसमें इमेच्योर पॉलन ग्रेन्स हैं तब तक हम उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जब वो पॉलन ग्रेन्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो हम उनको पॉलन सैक्स बोलना शुरू करेंगे। सबका नाम एक ही है, अलग अलग समय पे वो बदल रहा है, ठीक है। दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of the anther and packed with the pollen grains। वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे इसके अंदर को तुम देखोगे, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, पूरे pollen grains भरे रहते हैं, ठीक है। या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पूरे क्या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर जाते हैं pollen grains में, और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, ये जो ये वाला पार्ट है इसकी बात हो रही है बेटा, जो ये वाला पार्ट है इसमें पूरे के पूरे pollen grains भरे हुए रहते हैं, बन जाते हैं, बन के वहीं पे रहते हैं तब तक जब तक वो बाहर नहीं जाते हैं, पॉलिनेशन के लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, उस एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको, उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। चलो पहले दिखाती हूँ आपको माइक्रोस्पोरेंजिया, आ जाओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वही वाला पार्ट है, ठीक। जो 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियास दिख रहे हैं, इसमें बेटा होती है बहुत सारी लेयर्स, उन लेयर्स का सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। अगर सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी कहीं लिखी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की है बेटा, ये एक इमेच्योर टाइम पीरियड, जब इमेच्योर है चीजें तब का फिगर है, ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है, मैच्योर। अब हमें इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में देखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो चलो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, पहले इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले बेटा याद रखो कि इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में अंदर एक होमोजेनस टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। यही स्पोरोजेनस टिश्यू आगे जाके डिवाइड करेगा और यहीं पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स, इन्हीं टिश्यूज की सेल्स थे। अगर हम इस पे इलैबोरेट करें इनकी लेयर्स को, तो सबसे बाहर लेयर हमेशा कहलाती एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद बेटा एंडोथीशियम, ठीक। एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर जो खुद में ही 2 से 3 लेयर्स की होती है, मिडिल लेयर सबसे थिक है यहाँ पे, फिर आती है सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज टेप्टम, और अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू से बनते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर की मम्मी इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से आई, स्पोरोजेनस टिश्यू से आई, कनेक्टेड रहना। तो सबसे पहली लेयर हमने पढ़ी एपिडर्मिस, सबसे बाहर, उसके बाद उसके अंदर हम आए तो हमें क्या मिला, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद हमें मिला बेटा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और लास्ट में आई टेप्टम, लास्ट में आई टेप्टम जो सबसे अंदर होती है। इसमें मैंने बताया कि मिडिल लेयर जो है वो खुद में 2-3 लेयर्स की बनी होती है। उसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे यहाँ पे एपिडर्मिस, यस आई नो, वी नो, एंडोथीशियम हो गया, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये जो टिश्यू से आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे, ये तुम्हारा टेप्टम है, और ये मिडिल लेयर्स, लेयर्स लिखा हुआ है क्योंकि 2-3 लेयर्स होती है, बता दिया। उसके बाद यहाँ कनेक्टिव होता है बेटा जो कहीं ना कहीं अंदर से इन दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया अंदर से उसको कनेक्ट करके रखता है, कनेक्शन का काम करता है, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव रखा गया है। फिर अगर हम एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया को देखें तो वो ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे अब कुछ ना लिख के पॉलन ग्रेन्स लिखा हुआ है, अब ये पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं, ठीक। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाया, इतना तो हम सब जानते हैं, और माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बन गया, पॉलन ग्रेन्स। कैसे डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में ही डील करेंगे इसको, ठीक। आगे चलो अब पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा। चलो, structure of microsporangium. In transverse section, a typical microsporangium appears nearly circular in outline. याद रखना, circular in outline. It is generally surrounded by 4 layers. अब तुमको पता है वो कौन कौन सी layers हैं, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum, ठीक। याद रखोगे, इनके functions भी लिखे हुए एनसीईआरटी में, बड़े जरूरी हैं। ये तीनों बेटा साथ में काम करती हैं, दोस्त हैं,
दूसरा कलर से लिखेंगे। ये तीनों का काम है। पहली बात ये बाहर की तरफ है तो ये प्रोटेक्शन करेंगी, प्रोटेक्शन प्लस दूसरी बात हो गई डेहिसेंस। डेहिसेंस डेहिसेंस का मतलब होता है कि वो जो ट्रांसवर्स ग्रूव है वो फट जाता है एक टाइम पे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को डेहिस होना होता है, बाहर निकलना होता है, इसी चीज को कहते हैं डेहिसेंस। तो जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको बाहर निकलने में ये तीनों लेयर्स हेल्प करती है। तीनों लेयर्स ही टूटती हैं और टूट के पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकालती है ताकि वो सेवरल पॉलिनेटर्स के थ्रू या फिर किसी भी पॉलिनेशन मेथड के थ्रू वो बाहर पॉलिनेट हो पाए। फिर बात करते हैं टेप्टम की। अब टेप्टम क्योंकि सबसे अंदर है बेटा, तो जो सबसे अंदर होता है, जो सेल्स मेन सेल्स के पास होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास होगा, ये काम करता है नरिशमेंट का। इट नरिशेस द पॉलन ग्रेन, इट नरिशेस द पॉलन ग्रेन। उसके बाद एक दो बातें टेप्टम के बारे में एनसीईआरटी लिखती है। इट नरिशेस द पॉलन ग्रेन इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। अलॉन्ग विद दैट इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्लस बेटा इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई देखे गए हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई, इट्स नॉट यूनिन्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। ये कुछ बातें हैं जो हमें इन लेयर्स के बारे में ध्यान रखनी है, इनका फंक्शन, इनका नाम, इनका सीक्वेंस। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के बाद टेप्टम। सबके अपने फंक्शन, प्रोटेक्शन, डेहिसेंस, नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अलॉन्ग विद दैट साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और साइटोप्लाज्म डेंस होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब एक टर्म आया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो मैंने बातों बातों में तुमको बता दी, अब समझाती हूँ कि क्या है ये। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, आप जानते हो अब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। जो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, अंदर के जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं जो इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में दिख रहे थे, इमेच्योर एंथर में दिख रहे थे, वो डेवलप करना शुरू करेंगे और वो करेंगे मियोसिस। मियोसिस करके वो बनाएंगे क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। माइक्रोस्पोर बनाएंगे 4। टेट्राइड क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है कि मियोसिस होगी तो 4 सेल्स बनेंगी, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। सब बातें हुई हैं इस बारे में कि भाई एक तुमने सपोज करो ये टिश्यू था, माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस टिश्यू में जो बहुत सारी सेल्स हैं, अगर इसमें से एक सेल को भी ले लो, ये सारी सेल इज केपेबल फॉर अंडरगोइंग द मियोसिस। ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये एक सेल है जिसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोला गया है पोटेंशियल पॉलन। इसके पास पोटेंशियल है पॉलन बनाने का, या फिर हम इसको कहते हैं एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी में होती है मियोसिस, इसी में होगी मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स। आपसे कभी कभी नंबर्स भी पूछ सकता, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने और एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन को में डेवलप होने की कैपेसिटी रखता है। दिस प्रोसेस, दिस थिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ लेट्स गेट बैक। The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis. The exactly same thing I have told you abhi. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। वो 4 सेल के क्लस्टर्स में अरेंज हो जाते हैं, कभी अलाइंड कभी सर्कुलर अरेंजमेंट में, उसको हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। Then as the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate to form dissociate from each other and develop into pollen grains। यही माइक्रोस्पोर pollen grains बनाते हैं, वही सारी बातें हैं। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther। Very easy, बहुत easy है ये चैप्टर। क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट हुआ, एंथर धीरे धीरे डेवलप किया, डेवलप करते 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 उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज थे, या फिर उसके एक सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हुई मियोसिस। अब एक स्पोरोजेनस टिश्यू या एमएमसी से क्या हुआ, 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स बने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने, ये डेवलप करते हैं और मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होकर बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। इवेंचुअली जब हम देखते हैं तो हमें क्या पिक्चर दिखती है वहां पे कि देखो इसमें थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक्स में प्रेजेंट होते हैं।
thousands of pollen grains माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं. इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को तो हम pollen sacs बोलते हैं, राइट? तो दिस वाज इट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ, हमने बोला कि pollen grain बन गया, माइक्रोस्पोर से pollen grain बन गया. उसकी भी एक सीरीज है कि कैसे वो बना. उसमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, ठीक? वो सारे माइटोटिक डिविजन्स हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा जानते हैं अपने pollen grain के बारे में. आओ तुम्हें पहले कुछ कुछ समझा देती हूँ. चलो, सी दिस इज अ माइक्रोस्पोर. ये एक माइक्रोस्पोर है जो अभी अभी हमने बनाया. हमने टेट्राड बनाया, 4 बनाए थे, हमने उसमें से एक उठा लिया और हम देखते हैं कि वो कैसे pollen grain बनाता है. ठीक है, उसमें बेटा होता है माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, तभी स्टार्टिंग में हमें एक न्यूक्लियस दिखता है, लेकिन बाद में वो 2 न्यूक्लियस हो जाता है. प्लस ये जो डिवीजन होता है बेटा, ये एसिमेट्रिकल होता है. यहाँ लिखा भी है, देखो, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है. जो डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक होता है, इसीलिए एक न्यूक्लियस बड़ा, एक न्यूक्लियस छोटा दिखता है यहाँ पे. और यहाँ पे माइटोसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी. और यहाँ पे 2 तरह के सेल्स, हम कह देंगे इसको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स. इनके अपने अपने काम है. दिस इज अ मैच्योर pollen grains. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. ठीक, तो ये था हमारा माइक्रोस्पोर जिसने माइटोसिस की, वो भी एसिमेट्रिकल, और उसने फाइनली pollen grains बनाए. अब जल्दी से pollen grains के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो, pollen grains represent the male gametophyte. ठीक है यार, यही तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, यही तो जाएगा अभी उड़ के पॉलिनेट करेगा. किसको? ओवरी को. ठीक है, एग को. The pollen grain represent the male gametophyte. It is of different size, shapes, colors, design seen on the pollen grains from different species. हमने अलग अलग स्पीशीज के pollen grains की पढ़ाई लिखाई करी. जब हमने देखा बड़े सुंदर सुंदर pollen grains दिखते हैं माइक्रोस्पोर्स पे. एक फोटो भी बनी हुई है एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी सी, वो देखना आप. ठीक है, उसके बाद pollen grains are generally spherical, measuring about, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर का होता है. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में. ठीक, तो इसको दिमाग में रखेंगे, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है pollen grain. फिर एक खास प्रोमिनेंट 2 लेयर, जो लास्ट हमने pollen grain का भी स्ट्रक्चर देखा था, उसमें 2 लेयर्स होती हैं. आई नो दैट यू नो इट, बट रिवाइज हम करते हैं. द हार्ड आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, इंटरनल लेयर को हम कहते हैं इंटाइन. ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है. द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. एक केमिकल है, तुम सबने पीवाईक्यू लगाए होंगे बहुत सारे, उसमें स्पोरोपोलिन पे बहुत सवाल है, बहुत ज्यादा. स्पोरोपोलिन, एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए. एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक्साइन में प्रेजेंट होता है. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली. वन मोर डेटा, बहुत हाई टेम्परेचर को ये झेल सकता है. उसके बाद उस पर कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली का कोई फर्क नहीं पड़ता. नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन. अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला हमें जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए. ये बहुत बड़ी बात है ना, इसको ध्यान में रखेंगे. pollen grain enzyme has prominent aperture called as germ pore where sporopollen is absent. ये लाइन हमको ये बता रही है बेटा कि जो हमारे एंजाइम होती है उसमें कुछ कुछ जगह पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको कहते हैं हम क्या? जर्म पोर. मतलब जो एंजाइम होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, पूरी कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि ये हमारा pollen grain का एंजाइम है, तो एंजाइम बीच बीच से गायब है. अरे एंजाइम बीच बीच से गायब है, ऐसा. ठीक, यहाँ पे बीच बीच में तुम समझ लो ये स्पेसेस हैं. और ये स्पेस किस लिए है मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ. कल को यहाँ से pollen tube जर्मिनेट करेगी. दिस germ pore is for the germination of pollen tube. इसके अंदर इंटाइन होती है जो कंटिन्यूस होती है. तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि एक्साइन इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर एंड इंटाइन इज अ कंटिन्यूअस लेयर. चलो आगे चलते हैं. pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen. The enzyme exhibit a fascinating array of patterns and design. क्योंकि इसका जो स्पोरोपोलिन है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से हम इसको एज अ फॉसिल प्रिजर्व करके रख सकते हैं. प्लस इस एंजाइम की वजह से, जैसे अभी हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी ना कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप्स के होते हैं pollen grains. एक्चुअली जो डिफरेंट पैटर्न्स दिखता है वो एंजाइम की वजह से ही होता है.
ठीक, ये था एग्जाइम के बारे में। इनर वॉल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। The inner wall of the pollen grain is called as intine. It is thin and continuous. अभी आपको बताया था मैंने कि इंटाइन कंटिन्यूस होती है लेकिन एग्जाइम डिसकंटिन्यूस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ germ pore. करेक्ट। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो एग्जाइम बनी है स्पोरोपोलिनेन से और इंटाइन बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. अगर हम अंदर के साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। अगर तुम देखो बेटा तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज प्राइम मिनिस्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे। और अगर तुम सेल को देखो तो इसमें दो सेल्स दिखती हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, मैंने आपको बताया था। इसी के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है ये वाली स्लाइड पे। When the pollen grain is mature, जब pollen grain mature हो गया, it contains two cells, the vegetative and the generative। दो तरह की सेल्स होती हैं इसके पास। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और एक का नाम है जनरेटिव सेल। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक बड़ी है एक छोटी है, ये सारी चीजें। हम लोग को एक बार एनसीईआरटी का फिगर देखो फटाफट से। अगर एनसीईआरटी का फिगर देखोगे तो एनसीईआरटी के फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि एक सेल बड़ी है एक सेल छोटी है। मैं भी देखती हूँ तुम भी देखो, ठीक। इसमें जो वेजिटेटिव सेल है इज अ लार्जर सेल, इट्स लार्ज। अगर हम इसकी बात करें तो दिस सेल इज स्मॉल, पहला डिफरेंस। दूसरा, इसके न्यूक्लियस के बारे में सवाल आता है। इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। यहाँ पे स्पिंडल शेप होता है। ये फिगर में नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी का जब आप मैटर पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। काम क्या है? वेजिटेटिव सेल का काम है बेटा फूड रिजर्व करना, खाना इकट्ठा करता है। और जनरेटिव सेल का काम, जनरेटिव कुछ जनरेट करेगी आगे जाके। ये क्या बनाएगी? इट विल बी फॉर्मिंग द मेल गैमीट, मेल गैमीट फॉर्मेशन। ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ ही एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बता देती हूँ आपको। लिखा है कि द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। याद रखना ये लाइन एनसीईआरटी की है। बाकी तीनों जो 6 बातें लिखी है, मतलब 3 डिफरेंसेस लिखे हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो शेप है न्यूक्लियस का, वो कौन बड़ी सेल है कौन छोटी सेल है, वो। उसके बाद क्या काम है, ये क्या करती है? फूड रिजर्व करती है, ये मेल गैमीट बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हमारा पॉलन ग्रेन जो है उसमें हमने देखा कि 2 सेल्स हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट? वेजिटेटिव सेल। उसके बाद ये हमने फिगर देख लिया, पढ़ाई कर ली इसके बारे में। उसके बाद देखो क्या है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at 2 cell stage. In the remaining species, that is the 40%, the generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes before pollen grains shed, मतलब 3 cell, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में एक कहानी देखी गई, बाकी बचे हुए एंजियोस्पर्म में एक कहानी देखी गई। 60% या ओवर 60%, याद रखना, देखो ये भी एक सवाल बन जाएगा। 60% से ज्यादा में देखा गया कि pollen grains इस स्टेज पे पॉलिनेशन के लिए चले जाते हैं, स्टिग्मा पे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा पे जाके शेड हो जाते हैं। बट कुछ स्पीशीज में ऐसा देखा गया है कि ये जनरेटिव सेल यहीं पे डिवाइड कर जाती है। जैसे जनरेटिव सेल को मेल गैमीट तो बनाना ही आगे जाके, लेकिन जब वो पॉलन ट्यूब बनती है तब वो ऐसा काम करता है। बट 40% में, लगभग 40% में ये देखा गया कि यहीं पे ये डिवीजन हो जाता है, और जो शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की वो 3 सेल स्टेज पे होती है। बस हमें यही याद रखना है। यहाँ पे 2 सेल स्टेज में 60%, ओवर 60% में शेडिंग हो जाती है, और यहाँ पे 3 सेल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। 3 सेल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आगे कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे देखो, जो मेन चीजें थी वो तुमने पढ़ ली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और सारी चीजें। पॉलन ग्रेन्स भी बना लिए, देख लिया पॉलन ग्रेन्स में कौन कौन सी सेल्स हैं, जनरल सी चीजें जल्दी से पढ़ते हुए जाएंगे। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी जो हमारा आंसर वाला पार्ट था, स्टेमन वाला पार्ट था, स्टेमन में आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, डिस्टल पार्ट कौन सा है।
ठीक है, टर्मिनल पार्ट को हम कहते हैं, टर्मिनल पार्ट पे एंथर है, और हम प्रॉक्सिमल पार्ट को कहते हैं वो थैलेमस से अटैच्ड है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है और बहुत बच्चों ने गलत भी किया था। फिर पॉलन से आई पॉलन एलर्जी, पॉलन टैबलेट्स और पॉलन वाइबिलिटी, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स। पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है। See, pollen grains of many species causes severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. Pollen grains बहुत छोटे होते हैं तो बड़े आराम से उड़ के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। जैसे इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, that came in India as a contaminant with imported wheat, has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. क्या हुआ था कि इंडिया में एक बार वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था, उसके साथ साथ कैरेट ग्रास, पार्थेनियम ग्रास, वो भी इंपोर्ट हो गई, और उसके साथ ये जो कैरेट ग्रास है इसकी वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी हुई। तो पॉलन एलर्जी मतलब ऑब्वियसली इसके पॉलन ग्रेन्स होंगे जो एलर्जी कॉज कर रहे होंगे। फिर एक बात ये हो गई पॉलन एलर्जी के बारे में कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दिमाग में रखेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं इससे। और क्वेश्चन क्या आएगा, किसके साथ इंपोर्ट हुआ था, क्या इंपोर्ट हुआ था? तो पार्थेनियम इंपोर्ट हुआ था, कैरेट ग्रास, किसके साथ, वीट के साथ। फिर नेक्स्ट पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, प्लस वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो बहुत लोग पॉलन टैबलेट्स और इन सब चीजों का भी कंजम्पशन करते हैं। प्लस जो हॉर्सेस होते हैं उनको भी पॉलन टैबलेट्स दी जाती है जो रेसेस में दौड़ते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस उससे इंक्रीज हो। So let's read. Pollen grains are rich in nutrients. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups is available in the market. ठीक है? Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ठीक? उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, एनर्जी है, उस एनर्जी से एथलीट्स या रेसेस में जो हॉर्सेस दौड़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ऐसा मानते हैं। ऐसा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया है। नाउ द लास्ट थिंग, वायबिलिटी। बट वायबिलिटी, कोई भी चीज कब तक वायबल है, कब तक वो अपना काम कर पा रही है। पॉलन का काम क्या करता है, पॉलन शेड होने के बाद उसको जाना स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब बनाना है। अब मान लो पॉलन जा रहा है, वो क्या है, पॉलिनेटर उसको लेके गया और वो खो गया रास्ते में, उसको स्टिग्मा नहीं मिला अपनी स्पीशीज का, घूमता रहा। तो ऐसे थोड़ी है कि वो घूमने निकल गया तो हमेशा के लिए वायबल होगा कि चलो यार 10 दिन बाद चलेंगे स्टिग्मा पे, 10 दिन बाद वो स्टिग्मा पे जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो पॉलन ग्रेन्स की एक वायबिलिटी होती है कि शेड होने के बाद, वहां से निकलने के बाद वो कितने दिन तक वायबल हैं या कितने दिन तक वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर पाएंगे। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। भाई अलग अलग टेम्परेचर से गुजरा, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा कैसा माहौल है बाहर, अगर ह्यूमिड ज्यादा है तो दिक्कत, कम है तो दिक्कत। एक मेंटेन ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अब देखो 2 एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, एक कुछ सीरियल्स के बारे में, जैसे सीरियल्स बोले तो व्हीट, पैडी, 2 लोग, इनके पॉलन ग्रेन्स देखेगा कि लगभग 30 मिनट तक वायबल होते हैं, मतलब पॉलिनेशन 30 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 फैमिलीज दी हुई, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। इनका जो वायबिलिटी पीरियड होता है काफी लंबा होता है बेटा, महीनों तक होता है वायबिलिटी पीरियड। अच्छा, कौन कौन सी फैमिली दी होती है तो याद करने के लिए हम लोग कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं डीएसएलआर, सबको पता होगा डीएसएलआर, इसमें से डी हटा दो, ये तीनों फैमिली सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, ये तीनों फैमिली दी हुई है जिसकी वायबिलिटी पीरियड मोर देन अ मंथ होता है, लाइक काफी महीनों तक होता है। अब एक लास्ट चीज जिसको हम बहुत ही कॉमन नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। हम पॉलन ग्रेन्स को बेटा प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत सालों तक, बहुत ज्यादा सालों तक, लेकिन एक कंडीशन देनी है हमें उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना होगा। हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने क्रायो प्रिजर्वेशन किया। तो पॉलन बैंक्स बने हुए हैं बहुत सारी स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया उसको एट द टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री सेल्सियस। It is possible to store pollen grains of a large number of species for years. सालों तक रख सकते हैं। In liquid nitrogen, 196 degree Celsius है ये। Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. कल को हम pollination कराना चाहें अगर एक particular species का, तो हम उसको करा सकते हैं अगर हमने pollen bank में अपने pollen grains को
प्रिजर्व करके रखा है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज, अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में इतने टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रख पा रहे हैं एट द टेम्परेचर ऑफ व्हाट -190 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सालों तक इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर्स का, उसको काफी हद तक समझा जाना। कल से हम लोग पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हमने स्टेमन पढ़ा, स्टेमन इज अ सिंगल यूनिट, अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन साथ में क्या कहलाते हैं? एंड्रोस्टिम। वैसे हम पिस्टल पढ़ेंगे, बहुत सारे पिस्टल साथ में क्या कहलाते हैं? गुच्छा ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड एज गाइनोस्टिम। गाइनोस्टिम पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट कवर करेंगे, पॉलिनेशन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन तक पहुंचे। और एज सुन एज पॉसिबल अपने टारगेट के हिसाब से, दिस इज द टारगेट, अपने टारगेट के हिसाब से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करें। मीनवाइल आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टेलीग्राम। आज थोड़ी देर में फिर से मैं इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी। बाकी गाइस पढ़ते रहो एंड यस, be that, have that I can do this well attitude. So thank you so much.